हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला ये लेक्चर है न्यूमेरिकल्स का। और यहाँ पे जितने भी कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स हैं वो सबको किया गया है भाई। बेसिकली उस बच्चे के लिए जो बच्चे नीट और जेई मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर होगा। जो भी क्वेश्चन बताया जाएगा बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन होगा और उम्मीद करते हैं आपको बनाने के बाद बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है? देख लो। क्या करें भाई? थ्री चार्जेज फॉर क्यू, कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू आर स्ट्रेट लाइन इन द पोजिशन ऑफ जीरो, Ly2 एंड L रेस्पेक्टिवली। और हमारे पास ना, देख लो, ये हमारे पास एक पोजीशन दिया गया है, ठीक है। ये जीरो है और ये आपका Ly2 है, ठीक है। और ये आपका L है कि नहीं? और देख लो, इस पोजीशन पे जो चार्ज है ना, इसका नाम है 4Q। और इस पोजीशन पे चार्ज का नाम क्या है भाई? कैपिटल Q। इस पोजीशन पे चार्ज स्मॉल q है। क्लियर? अब देख लो, तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है ना, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन स्मॉल q विल जीरो इफ q इज इक्वल टू, है ना। जो स्मॉल q चार्ज है ना, उस पर रिजल्टेंट जीरो निकालना है ना। उस पर रिजल्टेंट देखो जीरो दिया हुआ है, ठीक है। क्लियर? अब बताओ, ये स्मॉल क्यू चार्ज है, तो स्मॉल क्यू चार्ज पे दो चार्ज के चलते फोर्स होगा। सबसे पहला फोर्स तो 4Q के चलते इस पर होगा और दूसरा फोर्स इसके चलते इस पर होगा, है कि नहीं? देखो, 4Q के चलते जो स्मॉल क्यू पे फोर्स होगा ना, ये आपका L लेंथ के लिए होगा भाई। इसका लेंथ टोटल L हो जाएगा, ठीक है। और जो स्मॉल क्यू के चलते इस पे फोर्स होगा ना, ये लेंथ आपका Ly2 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक क्लियर भाई? अब देख लो, तो फोर्स ऑन स्मॉल क्यू, फोर्स ऑन स्मॉल क्यू है ना, ड्यू टू 4Q। अब बताओ, 4Q के चलते फोर्स अगर हम स्मॉल क्यू के में निकालेंगे कितना हो जाएगा? इसका नाम F1 देते हैं। ये हो जाएगा कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4Q इंटू स्मॉल क्यू बाई एल स्क्वायर। दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है भाई? L² है कि नहीं? अब देख लो, और अगर हम यहाँ पर फोर्स निकाल रहे हैं, ठीक है, और फोर्स ऑन स्मॉल क्यू ड्यू टू कैपिटल क्यू। अगर इस कैपिटल क्यू के कारण यहाँ पर फोर्स निकालेंगे, इसके चलते फार्मूला क्या होगा हमारा? फोर्स का F2 मान लेते हैं भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं। और ये हो जाएगा कितना? कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू बाई L/2 का स्क्वायर। क्लियर? अब देख लो, अब यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है ना, कि जो रिजल्टेंट फोर्स है ना, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा बताओ? रिजल्टेंट फोर्स ऑन स्मॉल क्यू, ठीक है, ड्यू टू 4Q एंड कैपिटल क्यू। ये दोनों के चलते जो रिजल्टेंट फोर्स होगा ना, तो ये हो जाएगा कितना? F1 प्लस F2, है कि नहीं? दोनों को ऐड करेंगे भाई, यही तो रिजल्टेंट फोर्स है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो रिजल्टेंट है वो जीरो के इक्वल है कि नहीं? देख लो, ये जो दोनों का रिजल्टेंट है ना। सबसे पहले तो हमने फोर्स निकाल लिया था 4Q के चलते स्मॉल क्यू पे, और फिर निकाल लेते कैपिटल क्यू के चलते स्मॉल क्यू पे, है कि नहीं? और जब दोनों को रिजल्टेंट जीरो करेंगे तब कितना आएगा? देख लो भाई, रिलेशन यहाँ पे कितना आने वाला है हम लोग का। तो अगर हम F1 का बात करेंगे भाई, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 4Q इंटू स्मॉल क्यू बाई कितना? L² और प्लस कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू बाई L/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? जीरो आ गया। क्लियर? देख लो, यही तो F1 F2 का वैल्यू था। ये देखो, हमने F1 F2 का वैल्यू निकाल लिया था, है कि नहीं? क्लियर भाई? तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये हो जाएगा हमारा कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 4Q इंटू स्मॉल क्यू और बाई कितना? L² और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये इस टर्म को पूरा उधर माइनस में कर देंगे, है कि नहीं?
तो जब माइनस में करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1/4πε0 है कि नहीं। और कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू बाई कितना, L²/4। क्लियर। देखो 1/4π से 4π कैंसिल, ठीक है भाई। स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू कैंसिल, ठीक है। L² से L² कैंसिल हो गया भाई, ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा, 4q बच जाएगा कितना, ये 4 ऊपर चला जाएगा, -4q हो जाएगा, है कि नहीं। तो 4 से 4 कैंसिल, इसलिए कैपिटल क्यू जो है ना, ये देख लो, कैपिटल क्यू -q के इक्वल हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर। तो भाई जब हम ऑप्शन का बात करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन है बताओ, ए। दिस इज द आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर हमको जब भी पूछता है, ठीक है, तो बनाने का यही एक तरीका है, इसी तरह से बना सकते हैं, है कि नहीं। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस अगर आते हैं भाई, तो इसको डील करने का यही प्रोसेस है। हम करते क्या है, एक रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेते हैं एक सिंगल चार्ज पे, बोथ चार्ज के कारण, ठीक है, और उसको जीरो के इक्वल करके रिजल्ट लाते हैं। जो भी हमको पूछेगा वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग रिजल्ट लाएंगे, है कि नहीं। अब देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है ना, कि जैसे मान लो ना कि हमारे पास एक फिगर है, ठीक है, ध्यान दो, ये फिगर हमारे पास है कि नहीं। और फिगर में एक तरह का ये स्क्वायर है, ठीक है भाई, ये एक स्क्वायर है, ठीक है। देख लो ये फिगर का नाम देते हैं ABCD। क्लियर। और ए पे जो चार्ज है ना, वो आपका कैपिटल क्यू है, बी पे स्मॉल क्यू है, और सी पे कैपिटल क्यू है, और डी पे भी स्मॉल क्यू है कि नहीं। ये एक स्क्वायर का फिगर है और इसका लेंथ L मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर फिगर नहीं दिखाया गया, ठीक है, बट ये यही इसका कंसेप्ट है कि नहीं। और क्वेश्चन में क्या करा ना, इन फिगर द नेट फोर्स ऑन कैपिटल क्यू इज 0। कैपिटल क्यू चार्ज यहाँ पे दो है, देख लो, दो ए पर भी कैपिटल क्यू चार्ज है, सी पर भी कैपिटल क्यू चार्ज है कि नहीं। तो भाई एक कैपिटल क्यू पे नेट फोर्स 0 लेना है, कहीं पर भी आप नेट फोर्स 0 ले सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर हम यहाँ पे नेट फोर्स 0 लेते हैं, देख लो हमारे पास ये चार्ज है, तो बताओ यहाँ पे फोर्स जो लग रहा है ना भाई, तो कौन कौन चार्ज मिलकर यहाँ फोर्स लगा रहा है। सबसे पहले तो फोर्स लगा रहा है ये स्मॉल क्यू इस कैपिटल क्यू पे, इसके चलते जो फोर्स होगा ना, देखो इसका डायरेक्शन इधर लेते हैं। क्लियर। ये हो जाएगा कितना, FAD। इस फोर्स का नाम क्या होगा, FAD, है कि नहीं। और फिर ये B जो है इस पर फोर्स लगाएगा, ये बताओ इस फोर्स का नाम क्या होगा, इसका नाम होगा FAB। क्लियर। दो चार्ज के बीच फोर्स लगता है कि नहीं, एक बार B लगाएगा फोर्स, इधर रिपेल करेगा दोनों, ये भी प्लस चार्ज ये भी प्लस चार्ज, तो रिपल्सन होगा। और इसके चलते भी फोर्स लगेगा इस पर, तो रिपल्सन होगा, है कि नहीं। अब देख लो, अब किसी भी पॉइंट पे अगर दो वेक्टर है, सुन लो इंपॉर्टेंट है, अगर एक पॉइंट पे दो वेक्टर के साथ कोई एंगल है, थीटा एंगल, है कि नहीं। देख लो ये एंगल जो है ना 90 का है भाई, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 90 का ही हो जाएगा। अब अगर दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं भाई, देख लो ये दोनों का अगर हम रिजल्टेंट निकालते हैं, अब बताओ जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा बताओ। जब हम दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ FAD एंड FAB, देखो यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स एट A ड्यू टू, ठीक है, B एंड D। अब बताओ B और D के कारण A पर फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। तो इस दोनों देखो, ये दोनों के कारण जो रिजल्टेंट फोर्स है ना, यहाँ पर इस रिजल्टेंट फोर्स का हम कुछ नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं हम लोग FR। क्लियर। अब देख लो, या FR डैश देते हैं, ठीक है भाई। तो अगर हम FR डैश निकालना चाहेंगे ना, तो FR डैश जो है ना, देख लो, एक बार B के कारण जो फोर्स हुआ था A पर, एक बार D के कारण जो A पर फोर्स हुआ था, ये दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। देख लो, दो वेक्टर अगर कहीं पर हमको पता है, देख लो B के कारण यहाँ पर फोर्स कितना था, FAB, और D के कारण यहाँ पर फोर्स कितना था, FAD। अब दोनों का रिजल्टेंट निकालना है मुझे भाई, तो ये तो 90 डिग्री का एंगल है ना यहाँ पे, तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, रूट अंडर, क्या होगा तरीका, FAB का स्क्वायर प्लस कितना, FAD का स्क्वायर, है कि नहीं।
और प्लस 2 FAB इंटू कितना FAD, और cos 90 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज FAD और FAB के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री का है कि नहीं। तो यहाँ से अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा बाबू तो कितना आएगा बताओ। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा ना तो देखो FAB का स्क्वायर है भाई, AB मतलब A और B के बीच कितना फोर्स लग रहा है। आपको पता है कि दो चार्ज के बीच फोर्स का फार्मूला हम लोग कूलम्ब्स लॉ से निकालते हैं, है कि नहीं। तो जब ये दोनों चार्ज के बीच हम फोर्स निकालेंगे ना तो क्या फार्मूला होगा बताओ। डायरेक्टली हम लिख सकते हैं K इंटू, है कि नहीं, K का यूज कर रहे हैं, ध्यान दो, K इंटू कितना, और Q1 इंटू Q2/R², तो स्मॉल Q इंटू कैपिटल Q/L का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि FAB का होल स्क्वायर है कि नहीं। और प्लस अगर हम लोग FAD का स्क्वायर निकालेंगे, देख लो FAD का स्क्वायर। अब बताओ A और D के बीच कितना फोर्स लग रहा है, तो ये हो जाएगा कितना K इंटू कितना कैपिटल Q इंटू स्मॉल Q, है कि नहीं। देख लो अब आई कितना L², इसका भी होल स्क्वायर होगा। अब प्लस में देख लो, प्लस में आपका FAD cos 90 है, तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है, cos 90 जीरो होता है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे जीरो करेंगे तो पूरा पूरा टर्म को जीरो कर देगा ये। और यहाँ से FR का जो वैल्यू है ना भाई, देख लो यहाँ से अगर FR डैश का बात करेंगे ना तो FR डैश इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, ये दोनों को जोड़ेंगे बाकी तो जीरो हो गया, तो हो जाएगा कितना रूट, सुन लो √K, ये सुन लो ये आपका इंपॉर्टेंट है ना। चलो कुछ नहीं, तो ये अगर हम जोड़ेंगे ना तो डायरेक्टली दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, √2 इंटू K इंटू Q इंटू कैपिटल Q/L² का होल स्क्वायर। और जब इसको हम रूट से बाहर निकालता है ना तो √2 इंटू K इंटू कितना स्मॉल Q इंटू कैपिटल Q/L²। क्लियर। देख लो ये जो ये जो 2 था ना वो रूट के अंदर रह जाएगा, और बाकी जो स्क्वायर वाला टर्म है ना ये बाहर निकल जाएगा, है कि नहीं। तो ये जो रिजल्टेंट आया ना बाबू, सुन लो, ये जो रिजल्टेंट आया ना तो ये ए पर रिजल्टेंट आया, बी और डी के कारण। आप देख लो, अब यहाँ पर देखो एक बार देखने वाला क्या है भाई कि ए पर जो फोर्स लग रहा है ना, ए पर फोर्स कौन कौन लगा रहा है बताओ। देख लो ए पर जो फोर्स लग रहा है ना, तो ए पर सी के कारण भी फोर्स लग रहा है, देख लो ये भी इस पर फोर्स लगाएगा, ये सी जो पॉइंट देख रहे हो ना ये भी इस पर फोर्स लगाएगा, ठीक है कि नहीं। एक बार तो बी फोर्स लगाया FAB, एक बार आपका डी फोर्स लगाया FAD, और सी भी ए पर फोर्स लगाएगा, इसका नाम क्या होगा, FAC। क्या होगा भाई, FAC, है कि नहीं। देख लो इधर तो बन गई, तो चलो, तो ये हो जाएगा सी के कारण इसका फोर्स कितना हो जाएगा, FAC हो जाएगा, है कि नहीं। क्लियर। देख लो अब भाई जब इसका डिस्टेंस अगर हम निकालेंगे भाई, जब डिस्टेंस निकालेंगे ना ए और सी के बीच का, ये हो जाएगा √2 इंटू L। हमको डिस्टेंस चाहिए ना इसके बीच का, जब फोर्स निकालेंगे तो डिस्टेंस का स्क्वायर होता है कि नहीं। तो अब देख लो यहाँ पर अगर हम, सुन लो, तो FAC अगर निकालेंगे भाई, ए और सी के बीच अगर फोर्स निकालेंगे, ठीक है, नाउ FAC इज इक्वल टू, बताओ ए और सी के बीच कितना कितना चार्ज है बताइए। देख लो फिगर देख लो एक बार, ए देखो ए पर कैपिटल Q चार्ज है और सी पर भी कैपिटल Q चार्ज है कि नहीं। ये भी कैपिटल Q, ये भी कैपिटल Q, दोनों कैपिटल Q है। क्लियर। तो जब दोनों कैपिटल Q चार्ज है तो फोर्स के लिए फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, √2L है। भाई फोर्स अगर यहाँ से निकालेंगे ना कितना हो जाएगा, सुन लो कि K इंटू कैपिटल Q बाई कितना, √2L का होल स्क्वायर। क्लियर। ये कितना हो जाएगा, K इंटू कैपिटल Q का स्क्वायर बाई कितना, 2L²। देख लो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, और L² का L² हो जाएगा, है कि नहीं। तो भाई अब बताओ, और सुन लो, टोटल टोटल रिजल्टेंट फोर्स ऑन कैपिटल Q, अगर कैपिटल Q पे हम टोटल फोर्स का बात करते हैं भाई, टोटल रिजल्टेंट कितना आता है, तो टोटल रिजल्टेंट फोर्स अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा FR डबल डैश, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा FR डैश प्लस FAC के इक्वल हो जाएगा। देख लो, ध्यान दो, सुनोगे, देख लो ये ए पर फोर्स लग रहा था ना, देख लो भाई, ये देखो हमारे पास कैपिटल Q चार्ज था, है कि नहीं, ये कैपिटल Q चार्ज है कि नहीं। तो कैपिटल Q चार्ज पे फोर्स एक तो लगा था FR डैश, FR डैश जो था रिजल्टेंट FAD और FAB का रिजल्टेंट था, है कि नहीं। और टोटल हमको निकालना है भाई, तो ये भी तो उसमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि देखो इसके चलते जो प्लस के चलते जो इसका डायरेक्शन होगा ना ये रिपेल करेगा, ठीक है। तो जब ये रिपेल करेगा भाई तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया,
और अगर हमको ए पॉइंट पे टोटल रिजल्टेंट निकालना है भाई, तो टोटल रिजल्टेंट में एफ आर डैश में एफ ए सी को हम ऐड कर देंगे, है कि नहीं। तो जब एफ ए सी को एफ आर डैश के साथ ऐड करेंगे भाई, तो बताओ रिजल्ट कितना आएगा, बताओ एफ आर डैश के लिए वैल्यू कितना आया था, देख लो एफ आर डैश इज इक्वल टू आया था √2 इंटू के इंटू कितना क्यू इंटू कैपिटल क्यू बाई एल स्क्वायर, और प्लस में एफ ए सी कितना आ गया, बताओ ये हो जाएगा कितना के इंटू कैपिटल क्यू बाई कितना √2 इंटू एल स्क्वायर। क्लियर। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सुन लो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है ना, जो टोटल रिजल्टेंट फोर्स है ना भाई, यहाँ पे 0 के इक्वल है, देख लो एफ आर डबल डैश किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि नहीं। तो वो जब 0 करेंगे इसको, दो पूरे टर्म को जब हम 0 के इक्वल करते हैं भाई, तो 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देख लो √2 इंटू के इंटू क्यू इंटू कैपिटल क्यू बाई कितना एल स्क्वायर, है कि नहीं। और प्लस में कितना आ गया के इंटू कैपिटल क्यू बाई कितना √2l का स्क्वायर। सही है कि नहीं बताओ, तो यहाँ तक तो सही जा रहा है कि नहीं। अब यहाँ से जब इसको माइनस में लाएंगे ना, तो कितना हो जाएगा √2 इंटू के इंटू, देखो ये स्मॉल के होता है, ठीक है भाई, स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू बाई एल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देख लो के इंटू, देख लो ये आपका के जो है कूलम्स कांस्टेंट होता है, ठीक है, और कैपिटल क्यू इंटू कैपिटल क्यू बाई कितना √2l का स्क्वायर। अब यहाँ से भाई अगर सोल्व करेंगे ना, तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। चलो यहाँ पे √2 नहीं होगा भाई, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है, देख लो ऊपर में रिजल्ट 2 होगा, ठीक है, क्योंकि √2 का एल का स्क्वायर किया था तो 2l स्क्वायर आया था, है ना। देख लो यहाँ पे 2l स्क्वायर आएगा, ठीक है, देख लो यहाँ पे 2l स्क्वायर है कि नहीं। देख लो एफ ए सी कितना था 2l स्क्वायर। तो भाई यहाँ पे जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे ना, तो यहाँ पे देख लो के से के कैंसिल, कैपिटल क्यू से कैपिटल क्यू कैंसिल, है कि नहीं। और यहाँ पर अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, देखो यहाँ पे 2l स्क्वायर होगा, है कि नहीं, देख लो 2l स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना, देख लो भाई -2 √2 इज इक्वल टू, देख लो इधर कैपिटल क्यू है, अब बाई में ये स्मॉल क्यू को इधर इधर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। यानी हमारा जो रिजल्ट है ना, बताओ कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू का रिजल्ट कितना आ गया -2 √2, दिस इज द आंसर, है कि नहीं, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। और बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, थोड़ा सा मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, है कि नहीं। तो इस तरह का क्वेश्चन को आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है भाई। अगर आप चाहते हैं कि हम नीट करें या जेई करें, तो इस तरह का क्वेश्चंस को एकदम चुटकी में बनाना पड़ेगा, है कि नहीं, तब काम चलेगा, ध्यान दो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सुन लो, और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, सुन लीजिएगा। और कह रहा है कि 3 चार्जेज आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल्स ऑफ साइड ए एज शोन इन फिगर, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ए इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू बी सी, ठीक है। देख लो हमारे पास 3 चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, देख लो फिगर में हम दिखा रहे हैं, ठीक है। देख लो ये 3 चार्ज है भाई, पहला का नाम तो ए है, और बी है, ये क्या है सी है, ठीक है। यहाँ पे चार्ज आपका +q है भाई, ठीक है, और यहाँ पे चार्ज आपका -q है, ठीक है, फिगर के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, है कि नहीं। और यहाँ पे चार्ज आपका +q है, क्लियर। देख लो इधर, ये हमारे पास एक क्या है बताओ, ये हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ, ठीक है। देखो क्वेश्चन में कह रहा है इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड ए दिया हुआ, देख लो इसका भी साइड ए है, इसका भी साइड ए है, इसका भी साइड ए है कि नहीं। अब कह रहा है कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ए इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू बी सी। भाई ए पर हमको फोर्स निकालना है, और जो फोर्स का डायरेक्शन है ना, नॉर्मल टू बीसी होना चाहिए, बीसी के नॉर्मल, बीसी के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो जब बीसी के परपेंडिकुलर जाते हैं भाई हम लोग, देख लो बीसी के परपेंडिकुलर, देखो बीसी तो नीचे वाला है ना, जब उसके परपेंडिकुलर जाएंगे तो यही लाइन हमको मिलेगा, देख लो यही है बीसी के परपेंडिकुलर लाइन, है कि नहीं, दिस इज द परपेंडिकुलर लाइन ऑफ बीसी, क्लियर। आइए देखो बीसी के परपेंडिकुलर लाइन है, सही है कि नहीं। अब हमको इस लाइन पे फोर्स निकालना है, ध्यान दो, इस लाइन पे जब फोर्स निकालेंगे भाई, देख लो ध्यान दो, तो बताइए यानी ए पर फोर्स निकालना है, बताओ ए पर जब फोर्स निकालेंगे हम लोग, तो ए पर किसके किसके कारण फोर्स होगा। आपको पता है कि एवरी 2 चार्ज के बीच में फोर्स लगता है कि नहीं। तो एक बार तो इस चार्ज पे फोर्स ये लगाएगा, सी के कारण होगा, और एक बार बी के कारण भी फोर्स होगा। तो सी के कारण जब फोर्स होगा ना बाबू, तो सी कारण ए पर फोर्स क्या होगा, रिपल्सन करेगा ना, देख लो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, देख लीजिए। इसके चलते जब फोर्स होगा ना, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, देख लो इसका डायरेक्शन एकदम बिल्कुल
देख लो बिल्कुल इस डायरेक्शन में जाएगा। देख लो भाई, ये हो गया आपका फोर्स का डायरेक्शन। सुनो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है कि नहीं? सी के कारण ए पर यही फोर्स लगेगा। देख लो, इसका नाम अभी हम तुरंत देने जा रहे हैं। यही जो है फोर्स, है ना? देख लो, इस फोर्स का नाम क्या होगा? एफ ए सी। क्लियर? दिस इज द एफ ए सी फोर्स, है कि नहीं? एफ ए सी का मतलब क्या हो गया? ए पर फोर्स लग रहा है, सी लगा रहा है कि नहीं? अब देख लो, अब अगर हमको ए पर फोर्स निकालना है बी के कारण, अब बताओ बी के कारण जो फोर्स होगा ना बाबू, तो बी तो उसको अट्रैक्ट करेगा ना, क्योंकि बी के पास तो नेगेटिव चार्ज है ना बाबू। तो बी के कारण जो फोर्स होगा यहाँ पे, इसका नाम हो जाएगा एफ बी सी। क्या होगा भाई? सॉरी, एफ ए बी हो जाएगा, है कि नहीं? चलो, एफ ए बी हो गया, ये हो गया एफ ए सी, हो गया एफ ए बी। ये आपका साइड इसका ए दिया हुआ है कि नहीं? अब देख लो, तो ये इसका हो जाएगा आपका क्या? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये हो जाएगा वर्टिकल। इसी में तो देखो, बीसी का नॉर्मल यही तो है, यही इसी को हम कहते हैं नॉर्मल टू बीसी। ये जो है ना, ये क्या है? नॉर्मल टू बीसी लाइन है कि नहीं? अब इसी लाइन में हमको फोर्स निकालना है। देख लो, आपको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल 60 होगा भाई, ये भी एंगल 60, और ये भी एंगल कितना? 60 हो जाएगा। क्लियर? तो जब ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, है कि नहीं? देख लो, ये हो जाएगा कितना? 30 हो जाएगा। क्लियर भाई? जब हम लोग कंपोनेंट ब्रेक करेंगे ना, तो बताओ, और एफ देखो, इस कंपोनेंट से हमको मतलब है, इससे मतलब नहीं। हमको ये नहीं चाहिए, सुन लो, ये नहीं चाहिए हमको। ये एक्स एक्सिस है ना भाई, तो एक्स एक्सिस से हमको मतलब ही नहीं है। हमको मतलब क्या है? नॉर्मल टू बीसी से मतलब है। देख लो, बीसी का नॉर्मल लाइन यही है, इसी से मतलब है। इसमें फोर्स कौन कौन होगा? तो एफ ए सी का जो कंपोनेंट होगा ना इस डायरेक्शन में, ये हो जाएगा एफ ए सी साइन थीटा, यानी साइन कितना? 60 डिग्री। ठीक है, ये आपका हो गया नॉर्मल टू बीसी हो गया। ठीक है, ये हो गया साइन 60 डिग्री। क्लियर? और जब हम लोग कंपोनेंट तोड़ेंगे एफ एस, सुनो, एफ ए बी का कंपोनेंट तोड़ेंगे, बाई वाला कंपोनेंट, ये बाई वाला कंपोनेंट हो गया ना, नॉर्मल टू बीसी का बाई कंपोनेंट है, तो इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा? एफ ए बी साइन थीटा। क्लियर? यानी साइन 60 कर सकते हैं, है कि नहीं? अब देख लो, मजे वाली बात क्या है ना, कि जो एफ ए सी जो होगा ना, देख लो, ये ए सी हो गया, एफ ए सी यही है। ठीक है, तो भाई यहाँ का चार्ज और यहाँ का चार्ज दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का डिस्टेंस भी सेम है, ए है। और सुनो, और यहाँ का चार्ज माइनस क्यू और यहाँ का चार्ज प्लस क्यू, इसका भी मैग्नीट्यूड सेम ही है। चार्ज का डायरेक्शन अलग है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। तो इसके चलते जो फोर्स यहाँ पर होगा, यानी एफ ए बी का जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है और एफ ए सी का जो मैग्नीट्यूड है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा, है ना? यहाँ पर देख लो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी, बिकॉज बोथ चार्जेज आर सेम मैग्नीट्यूड एंड डिस्टेंस आर ऑल्सो सेम। क्लियर? तो इस कंडीशन में बताओ, इस कंडीशन में ये दोनों फोर्स एक दूसरे को तो नेग्लेक्ट कर देगा ना भाई, है कि नहीं? देखो, ऊपर लग रहा है एफ ए सी साइन 60 और नीचे लग रहा है एफ ए बी साइन 60। इस कंडीशन में जो ना एफ ए सी साइन 60 को नेग्लेक्ट कौन करेगा? एफ ए बी साइन 60, है कि नहीं? तो हम कह सकते हैं ना कि ए पॉइंट पे बी सी के जो नॉर्मल डायरेक्शन में है ना, देखो, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल टू ईच अदर। देख लो, ये भी कैंसिल कर देगा इसको, है कि नहीं? तो बोथ फोर्सेज आर कैंसिल टू ईच अदर। सो अगर हमको, सुनो, अगर हमको निकालना रहेगा फोर्स भाई, ए पर निकालना रहेगा फोर्स, तो नॉर्मल डायरेक्शन में बीसी के नॉर्मल में तो फोर्स कितना? 0 आ जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया होगा, है कि नहीं? ये बड़ा ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, है कि नहीं? देख लो, अगर हमको कहता ना कि भाई एक्स एक्सिस में फोर्स निकालिए, तो उसका अलग कंसेप्ट हो जाता है। अभी कह रहा था नॉर्मल टू बी से निकालिए, तो उसका अलग कंसेप्ट है। क्लियर भाई? चलो आगे ध्यान दो। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर भाई, एट व्हाट सेपरेशन शुड टू इक्वल चार्जेज 1 कूलम इच बी प्लेस्ड so that the force between them equals to the weight of a 50 kg person। क्लियर? आप देख लो, दो चार्ज है यहाँ पे। ठीक है, देखो इसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, ये इसका आंसर है भाई, 4.3 इंटू 10⁻³ मीटर है कि नहीं? ये इसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, अब देख लो, दो चार्ज है भाई हम लोग का। पहला चार्ज जो है ना 1 कूलम का है। ठीक है, पहला चार्ज है 1 कूलम का। ठीक है, और दूसरा चार्ज भी कितना है? 1 कूलम का है। बोथ चार्जेज आर सेम मैग्नीट्यूड। क्लियर? अब देख लो, अब दोनों के बीच का सेपरेशन हमको नहीं पता है। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना मान लेते हैं? आर मानते हैं, है कि नहीं? अब देख लो, अब बताओ, अब दो चार्ज के बीच सेपरेशन आर दिया हुआ है, क्या दोनों के बीच फोर्स लगेगा भाई? कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है ना, सुन लो, यही पर मेन चीज है।
सुन लो, एट व्हाट सेपरेशन, मतलब हमको सेपरेशन पता करना है, आर का वैल्यू पता करना है, ठीक है। ये तो सेपरेशन हमको मालूम करना है कि नहीं, सेपरेशन कितना होगा यहाँ पे, ध्यान दो। और वो सेपरेशन हमको फाइंड आउट करना है। टू इक्वल चार्ज 1 कूलम इच, दोनों चार्ज का वैल्यू सेम है, सो दैट द नेट फोर्स बिटवीन देम इक्वल्स टू द वेट ऑफ ए 50 kg पर्सन। ठीक है, दोनों के बीच जो फोर्स होगा ना, देख लो, फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज इक्वल टू 50 kg पर्सन, यानी mg के इक्वल हो जाएगा। पर्सन का वेट कितना है, 50 kg है कि नहीं, तो वेट कितना mg हो जाता है ना। देख लो, वेट ऑफ पर्सन, अगर हम पर्सन का वेट निकालेंगे भाई, तो वेट ऑफ पर्सन कितना होगा बताओ। मान लेते हैं कि पर्सन का मास m है, तो mg न हो जाता है वेट का फॉर्मूला, तो F इज इक्वल टू mg हो गया। अब बता F क्या है, फोर्स है ना, दो चार्ज के बीच फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है बताओ, K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू mg। m का वैल्यू कितना है, 50 इंटू जी कितना है, 9.8 होता है। क्लियर, के कितना होता है, 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 कितना है, 1 इंटू 1 बाई कितना, आर स्क्वायर। क्लियर भाई, और 50 इंटू कितना, 9.8 हो जाएगा, है कि नहीं। देख लो, यहाँ से जब तुम पॉइंट हटाओगे तो नीचे में कितना 10 आ जाएगा, यहाँ से देखो कैंसिल हो गया। क्लियर भाई, अब देख लो, तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे ना इसको, तो बताओ कितना हो जाएगा, 98 r स्क्वायर। ठीक है, 98 r स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 9 इंटू 10⁹ है कि नहीं। और चलो 98 r स्क्वायर इंटू 5 भी तो यहाँ पर है, 5 भी मल्टीप्लाई में, देख लो, और 98 इंटू 5 r स्क्वायर, देख लो 98 तो ये पहले से था, 5 भी था यहाँ पर मल्टीप्लाई, है कि नहीं। और ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ है कि नहीं। अब देख लो, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे भाई तो कितना आएगा बताओ। अगर हमको आर स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे भाई, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, सुन लो, 9 इंटू 10⁹ और बाई कितना, 98 इंटू 5। और जब 98 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना आएगा बताओ। और 98 इंटू 5 अगर हम करते हैं भाई, तो रिजल्ट आता है 490, है ना, ध्यान दो। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे ना, तो ये कितना आएगा, 9 इंटू 10⁻⁹ 490। क्लियर, 490 आ रहा है कि नहीं, 490 आ रहा है हमारा आंसर, है कि नहीं। अब देखिए, इसको जब हम करेंगे ना इस तरह से कैलकुलेशन, देख लो, ये हो जाएगा 90 इंटू 10⁸ और बाई कितना, 49, और इंटू, ध्यान दो, सुनो, यहाँ पर 10 है ना भाई, है कि नहीं। तो 10 जब यहाँ पे है, 490 यहाँ पर है ना, इसको हम चाहेंगे तो ऊपर ले जाकर 10⁻⁻1 कर सकते हैं, है कि नहीं। तो बताओ यहाँ से कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आपका कितना, ध्यान दो, तो ये हो जाएगा आपका 90/49 और इंटू कितना, 10⁻7। ये आर स्क्वायर का वैल्यू आ गया, ठीक है कि नहीं। और देखो, ये अगर हम चाहेंगे ना तो यहाँ से आर स्क्वायर का वैल्यू लिख सकते, देखो इसको और भी थोड़ा सा कैलकुलेट कर रहे हैं, है कि नहीं। देख लो, आंसर लाने के लिए ना थोड़ा सा कैलकुलेशन का और ज़रूरत है बाबू। ये कितना हो जाएगा, 900/49 इंटू 10⁻6 हो जाएगा। देख लो, यहाँ पावर 7 था, यहाँ पे इसको 900 बना दिए, तो पावर कितना 6 बचेगा, है कि नहीं। अब देख लो, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे ना, अब बताओ 900 में अगर हम 49 से डिवाइड करते हैं कितना आएगा बताओ, 900 डिवाइड 49 कितना आएगा। देखो थोड़ा कैलकुलेटर दिखाई दो, मेरा बोला, दिखाई दो कैलकुलेटर। 900/49 देख लो, 900/49 देख लो, 18.36 आता है, ठीक है, 18.36 इंटू कितना, 10⁻6, है कि नहीं। ये आर स्क्वायर का वैल्यू हो गया। अब अगर यहाँ से हम आर निकालते हैं बाबू, कितना आएगा बताओ। इसलिए आर इज इक्वल टू, अगर हम सॉल्व करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 18.36 इंटू 10⁻3 का स्क्वायर। क्लियर, अब 18.36 का रूट करेंगे तब कितना आएगा बताओ।
ये हो जाएगा कितना 4.2 और इंटू कितना 10⁻³ मीटर, है कि नहीं। देख लो इतना आंसर आ रहा था कि नहीं, है ना। देखो ये आंसर जो है ना थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है लाना अगर आपके पास थोड़ा कैलकुलेटर है कि नहीं। और अगर कैलकुलेटर नहीं है तो थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है भाई। तो देखो जो एग्जाम्स में डाटा दिया रहता है ना वो एकदम क्लियर डाटा रहता है, तो उसका आंसर लाना बड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। अभी आपको यहाँ पर कंसेप्ट पकड़ना है कैसे आंसर आ रहा है। अब ये नहीं सोचना है कि हमसे आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि नहीं। थोड़ा बहुत साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज आप कर सकते हैं घर में, है कि नहीं। चलो आगे ध्यान दो। नेक्स्ट देख लो इसका आंसर कितना आया था बताओ। 4.2 इंटू 10⁻³ देख लो यही तो हमारा आंसर था बाबू। देख लो 4.3 इंटू 10⁻³ था, है कि नहीं। बिल्कुल सेम टू सेम आंसर आ गया, है कि नहीं। देख लो पॉइंट के बाद 2 या 3 मतलब अगर कुछ है तो उस तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं। पॉइंट के बाद 2 या 3 मतलब देखो वहां पे 4.3 यहाँ पर क्यों लिख रहा है देख लो। और जब यहाँ पर हम कैलकुलेशन किए भाई तो 4 पॉइंट कितना आया था बताओ। जब 18.36 को जब तुम कैलकुलेट करोगे ना कैलकुलेटर से, इसका वैल्यू आया था कितना 4.28 आया था। देख लो बाबू ध्यान दो इसका आया था 4.28। इसी को हम अप्रोक्सीमेटली 4.3 लिख सकते हैं 10⁻³ कितना 3 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया, क्लियर। यही आंसर आता है, ठीक है ना। अब देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बाबू, सुनोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है ना, देख लो ये हमारा क्वेश्चन है फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 1 फर्मी, है ना। देख लो ये बिल्कुल, हाँ ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, आप बना सकते हैं कि नहीं। कह रहा है कि अगर दो प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस जो है ना 1 फर्मी है, ठीक है। दो प्रोटॉन देख लो जैसे मान लेते हैं ना कि हमारे पास ये हमारा पास एक न्यूक्लियस है, ठीक है। ध्यान दो ये न्यूक्लियस है बाबू, ठीक है। देख लो ये न्यूक्लियस है, ठीक है। और न्यूक्लियस में ये आपका प्रोटॉन है और ये भी आपका क्या है प्रोटॉन है। और दो प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस जो है ना 10⁻⁻ कितना है बताओ, -15 फर्मी है। देख लो ये आपका आर दिया हुआ है, मतलब दो प्रोटॉन के बीच का सेपरेशन यही है। आर कितना है -15 फर्मी है, -15 मीटर हो जाएगा। 1 फर्मी है ना, ये डिस्टेंस कितना है 1 फर्मी है, ठीक है भाई। तो 1 फर्मी के लिए आपका ये आंसर हो जाएगा आर का, सॉरी आंसर नहीं, ये आर का वैल्यू हो जाएगा, क्लियर। अब बताओ प्रोटॉन का चार्ज तो पता ही होगा सबको, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और प्रोटॉन का चार्ज हो जाएगा कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और हमको यहाँ पर फोर्स निकालना है, बताओ फोर्स का क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स। तो भाई फोर्स अगर निकालोगे तो फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है बाबू, के इंटू क्यू पी बाई आर स्क्वायर हो जाएगा क्या, होगा कि नहीं। क्यू पी बाई कितना R² है कि नहीं। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे भाई तो के का वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10⁻⁹ और क्यूपी कितना है बताओ। क्यूपी कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10 कितना -19 और डिवाइडेड बाई R²। अब बताओ आर का वैल्यू कितना था 10⁻⁻15 का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। और जब तुम इसको सॉल्व करोगे देखो सॉल्व करने का मेथड क्या है बाबू, सुनो सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखो हम लोग क्या करते हैं ना डिजिट को एक साथ रखते हैं, जितने भी डिजिट्स दिए हुए हैं ना सबको एक साथ रखेंगे, है कि नहीं। और पावर को एक साथ रखेंगे, देख लो तो 9 इंटू कितना 1.6 इंटू और पावर को एक साथ करोगे तो -19 और देख लो -38 में से अगर 9 हम माइनस करेंगे तो -29 होगा, है कि नहीं। और बाई में देख लो ये हो जाएगा -30, क्लियर। जब इसको सॉल्यूशन करोगे तो कितना आ जाएगा -30 आ जाएगा, है कि नहीं। ध्यान दो अब जब इसको सॉल्व करोगे ना बाबू तो सॉल्व करने पर कितना आएगा बताओ। ये हो जाएगा कितना, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो देख लो 1.6 इंटू, देख लो कैलकुलेशन करना थोड़ा सा टफ हो जाता है कि नहीं। इसको हम इधर कैलकुलेट करते हैं, ध्यान दो। चलिए कैलकुलेशन करके हम लिख रहे हैं, आप करके देख सकते हैं 9 इंटू कितना 1.6 इंटू कितना 1.6, है कि नहीं। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा बताओ 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6। चलिए कितना आता है 9 इंटू 1.6 इंटू कितना 1.6, ये हो गया 23.04। देख लो 23.04 आ गया, ठीक है भाई। और सुनो और ये -29 और ये ऊपर जाके 30 हो जाएगा तो ये +30 हो जाएगा तो 1 बचेगा यहाँ पे, है कि नहीं। अब बताओ ये कितना आ गया 2 3
देख लो इसको लिख सकते हैं 230 पॉइंट कितना 4, देखो 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 230.4 आ जाएगा, इतना न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो बताओ हमारा आंसर कितना था भाई, हमारा आंसर क्या था? 230 न्यूटन था कि नहीं बताओ? अप्रोक्सीमेटली यही तो हमारा आंसर आ रहा है, देख लो यही तो हमारा आंसर है 230 न्यूटन। क्लियर? तो हमारा देखो रियल आंसर 230.4 न्यूटन है, लेकिन वो अप्रोक्सीमेटली 230 न्यूटन के इक्वल हो जाएगा, है कि नहीं? तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम डील कर सकते हैं। क्लियर भाई? देख लो ये हमारा क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है। ठीक है, ये पांचवा क्वेश्चंस को सोल्व करने का तरीका था। इसी तरह से हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन को सोल्व करना है ना, तो इस तरह से कैलकुलेशन हम करके कर सकते हैं, है कि नहीं? चलिए आगे ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुनोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इजी है, कंसेप्ट इसका बिल्कुल आसान है। ठीक है, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है बाबू? कर रहा है कि भाई 4 पॉइंट चार्ज है। ठीक है, देख लो ये स्क्वायर पे रखा हुआ है हमारे पास एक, देखो स्क्वायर लेते हैं भाई यहाँ पे। ये मान लेते हैं कि एक हमारे पास ये स्क्वायर है। ठीक है, और इस स्क्वायर पे 4 पॉइंट चार्ज है। इसका नाम देख लो, पहला का नाम है ए, इसका देख लो भट्टिस देते हैं ABCD। क्लियर? और ये इसका सेंटर हो गया। ठीक है भाई, और सेंटर से ये हो गया डायगोनल, पहला डायगोनल। ठीक है, ये देखो पहला डायगोनल को हम ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, और ये हो गया सेकेंड डायगोनल। अब देख लो, आपको पता है कि जो स्क्वायर का जो डायगोनल है ना, ठीक है, वो क्या करता है बताओ? वो इंटरसेक्ट करता है ना? ये दोनों इंटरसेक्ट करता है। इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या है कि ये देख लो ओ से लेकर जो डिस्टेंस ए का होगा, ओ से सी का होगा, ओ से बी का होगा, ओ से डी का होगा, टोटल डिस्टेंस इक्वल हो जाते हैं, है कि नहीं? जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, यहाँ से टोटल डिस्टेंस का इक्वल हो जाता है। ठीक है, क्लियर भाई? और यहाँ पर 1 माइक्रो कूलम का चार्ज रखा हुआ है। अब देख लो, बताओ ए पे चार्ज कितना है? 2 माइक्रो कूलम का है भाई। और बी पे चार्ज कितना है? -5 माइक्रो कूलम का है। ठीक है, देख लो बी पे जो चार्ज दिया हुआ है ना, -5 माइक्रो कूलम का चार्ज है कि नहीं? देख लो ये है -5 माइक्रो कूलम का चार्ज। क्लियर है भाई? चलो आगे ध्यान दो। देख लो ये -5 माइक्रो कूलम है। ठीक है, इसको तो इरेज कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? -5 माइक्रो कूलम है। ठीक है भाई, अब देख लो सी पे कितना चार्ज है? देख लो सी पे भी चार्ज है 2 माइक्रो कूलम। देख लो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये आपका कितना है? 2 माइक्रो कूलम है। और डी पे कितना चार्ज है? डी पे भी चार्ज है -5 माइक्रो कूलम। दिस इज द -5 माइक्रो कूलम चार्ज। क्लियर? अब देख लो, आपको पता है कि देखो ये साइड जो है ना, देखो इसका जो स्क्वायर का साइड दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ये भी कितना है? 10 सेंटीमीटर, है कि नहीं? आपको पता है कि स्क्वायर का साइड इक्वल होता है। आपको ये भी पता है कि ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस, ओ से सी तक का, ओ से बी तक का, ओ से डी तक का, सबका सेम होता है कि नहीं? देख लो ये जो डायगोनल है ना, वो इंटरसेक्ट करता है, तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस आपस में क्या सेम? अब बताओ, हमको सेंटर पे फोर्स निकालना है, फोर चार्ज के कारण। बताओ इसके कारण जो फोर्स होगा ना सेंटर पे, इसका नाम क्या देंगे भाई? सुन लो, ये प्लस चार्ज है, ये भी प्लस है, तो ये रिपेल करेगा ना, इसके चलते इस पर जो फोर्स होगा ना, इसका नाम होगा FOA। क्लियर? ये फोर्स का नाम क्या है बताओ? FOA नाम हो गया इसका। देख लो FOA, FOA का मतलब क्या हुआ भाई? कि ए के कारण जो है ना, सुनो, ए के कारण ओ पर फोर्स लग रहा है। क्लियर? अब देख लो, इसके कारण जो यहाँ पर फोर्स लगेगा ना इस सेंटर पे, इसका नाम हो जाएगा कितना? FOC नाम होगा। देख लो FOC, दिस इज द FOC। क्लियर भाई? ये हो गया आपका FOC, और ये हो गया FOA, है कि नहीं? अब देखो यहाँ से तुमको एक बात क्लियर समझ में आ रहा होगा, ध्यान दो, एक बात समझ में क्या आ रहा होगा ना, देख लो जितना डिस्टेंस ओ से ए का होगा उतना ही ओ से सी का होगा। देख लो यहाँ पर हम लिख देते हैं OA इज इक्वल टू OC, और इज इक्वल टू क्या? OB इज इक्वल टू OD। ये डिस्टेंस टोटल सेम है भाई, है कि नहीं? तो अब बताओ, ध्यान दो, सुनोगे? अब बताओ, अब दोनों का चार्ज भी सेम है। देख लो जितना फोर्स, सुनो, जितना फोर्स 2 माइक्रो कूलम 1 माइक्रो कूलम पे लगा रहा होगा ना, उतना ही फोर्स ये भी इस पर लगा रहा है, क्योंकि दोनों का चार्ज सेम और दोनों का डिस्टेंस भी सेम। तो हम कह सकते हैं कि दिस फोर्स आर कैंसिल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। यानी FOC जो है ना, FOA को कैंसिल कर दे रहा है, यानी ये दोनों के बीच नेट फोर्स 0 हो गया, है कि नहीं? अब देखते हैं भाई बी, अब देखो बी पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये तो उसको अट्रैक्ट करेगा ना, बी जो है इसको अट्रैक्ट कर लिया, इसका नाम क्या हो गया? FOB।
यानी बी जो ओ पर फोर्स लगा रहा है ना, तो वो अट्रैक्शन फोर्स है। बी ओ पर कैसा फोर्स लगाया है ना, बी के द्वारा जो ओ पर फोर्स लग रहा है ना, दिस इज द अट्रैक्शन फोर्स ऑन ओ बाई बी। क्लियर। ओ पर बी के कारण जो फोर्स लग रहा है वो एक अट्रैक्शन फोर्स है। और ये भी देखो, ये जो है ना, ये भी एक अट्रैक्शन फोर्स लगाया, ठीक है। ये हो जाएगा एफ ओ डी। क्लियर। अब देख लो, जितना ओ से डी का डिस्टेंस उतना ही ओ से बी का डिस्टेंस, और जितना चार्ज इसका है भाई उतना ही चार्ज इसका भी है। तो हम कह सकते हैं कि जो टोटल जो फोर्सेज है ना यहाँ सेंटर पे, है ना, टोटल फोर्स यहाँ पे नेगलेक्ट हो जा रहा है। देख लो, ये इसको नेगलेक्ट कर दिया और ये इसको नेगलेक्ट कर दिया, ठीक नहीं। क्यों नेगलेक्ट किया भाई? क्योंकि दिस चार्ज एंड दिस चार्ज आर सेम मैग्नीट्यूड एंड दिस चार्ज एंड दिस चार्ज आर सेम मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन ऑफ बोथ फोर्सेज आर अपोजिट टू ईच अदर। ये दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, ये दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, है ना। तो नेट फोर्स ऑन द सेंटर विल बी जीरो। नेट फोर्स ऑन द सेंटर विल बी जीरो। क्लियर। सेंटर पे जो है ना, जो फोर्स हो रहा है ना, टोटल जीरो फोर्स हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जब हम बात करेंगे ना कि भाई सेंटर पे कितना फोर्स होगा, तो सिंपल होगा कि आपका सेंटर पे जीरो फोर्स लग रहा है। सबको समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। देखो यहाँ पर एक आंसर दिया हुआ था, ठीक है। इसका आंसर जो है ना जीरो था, ठीक है भाई। यहाँ पे आंसर नहीं लिखा गया है, लेकिन इसका आंसर कितना था? जीरो था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा भाई। अगला क्वेश्चन में क्या करा, देख लो। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है ना। इसको ना तुम लोग को सॉल्व करना है, बनाना है, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या करा भाई, थ्री इक्वल चार्जेस 2 × 10⁻⁶ कूलम each आर हेल्ड फिक्स्ड एट द थ्री कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, है कि नहीं। फाइंड द कूलम फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वन ऑफ द चार्ज ड्यू टू रेस्ट टू। ठीक है, देखो क्या करा, ध्यान दो भाई। हमारे पास एक, सुनो, हमारे पास जो है ना, यहाँ पर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है कि नहीं। आप बताओ, इक्विलैटरल ट्रायंगल का नाम देते हैं एबीसी, ठीक है। चलिए एबीसी इसका नाम देते हैं। आप देख लो, अब क्वेश्चन में क्या करा ना कि प्रत्येक, जो इस, सुनो, जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, तो इस पे चार्ज दिया हुआ है कितना, 2 × 10⁻⁶ कूलम, 2 × 10⁻⁶ कूलम इच, है ना। दो सब पे चार्ज उतना ही है, देख लो। ये भी है 2 × 10⁻⁶ कूलम, और ये भी कितना है, 2 × 10⁻⁶ कूलम, है ना। थ्री चार्जेज आर सेम मैग्नीट्यूड प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेज ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्लियर। आप देख लो, आपको पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड सेम होता है, सबका साइड सेम हो जाएगा, है कि नहीं। और ये एंगल सबका 60-60 होता है, ये भी एंगल 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, ये भी कितना 60 हो जाएगा। अब बताना है, ध्यान दो। अब देखो यहाँ पर सोचना क्या है ना, क्वेश्चन में क्या करा है ना कि फाइंड द कूलम फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वन ऑफ द चार्जेस ड्यू टू द रेस्ट टू। अब करा ना कि यहाँ पे तीन, टोटल थ्री चार्जेज है कि नहीं। और भाई हमको ना एक चार्ज पे फोर्स निकालना है, बाकी दो को रेस्ट मानकर। इसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई, जब, सुनो, जैसे मान लेते हैं सी पर हमको फोर्स निकालना है, ठीक है। तो जब सी पर फोर्स निकालेंगे ना, तो ए, सुनो, सी पर ए भी फोर्स लगाएगा, सी पर बी भी फोर्स लगाएगा, लेकिन सी किसी पर फोर्स नहीं लगाएगा। बिल्कुल यहाँ पर सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का यूज हो रहा है। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल में यही बताया गया था कि जब एक चार्ज पर फोर्स बाकी सारा चार्ज लगाएगा ना, वो उस पर फोर्स नहीं लगाएगा, ठीक है। अब बताओ, तो बी के चलते सी पर फोर्स का नाम क्या होगा भाई, इसका नाम हो जाएगा एफ बी सी। क्या नाम होगा इसका, एफ बी सी, है कि नहीं। और सुनो, और ए के चलते जो सी पर फोर्स का, सॉरी उल्टा देखो लिख दिए, इसको कैसे लिखना चाहिए भाई हम लोग को, एफ सी बी होगा, है कि नहीं। सी पर फोर्स लग रहा है ना, तो ये हो जाएगा एफ सी बी, मतलब सी पर बी फोर्स लगाया है कि नहीं। अब देख लो, फिर सी पर ए फोर्स लगा रहा है, तो इसका नाम क्या होगा भाई, इसका नाम होगा एफ सी ए। एक बार सी पर ए फोर्स लगाया, एक बार सी पर बी फोर्स लगाया। अब हमको करना क्या है ना कि दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना है। देख लो, दोनों का रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं भाई, इसको दोनों को हम क्या करते हैं, इस तरह से एक, देख लो, ये इसका रिजल्टेंट हो गया। क्लियर। ये जो रिजल्टेंट आएगा ना दोनों के बीच, यही हम लोग का फोर्स का वैल्यू होगा, है ना। बिल्कुल देखो, ये बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस ना आपको एकदम सीखना चाहिए बनाने के लिए, है कि नहीं।
जब तक ऐसे क्वेश्चन तुम नहीं सीखेंगे भाई, तब तक हमारा फंडामेंटल क्लियर ही नहीं होगा, बाकी क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो ये बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन दिया गया है। अभी आज जितने भी क्वेश्चंस का मैं डिस्कशन कर रहा हूँ ना, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चन है ना। आपको ये सब क्वेश्चन आना चाहिए, है कि नहीं? तभी आप नीट और जेई वगैरह का एग्जाम दे पाओगे, वरना सोचना भी नहीं है कि नहीं, जब तक इस तरह के क्वेश्चंस को हम नहीं डील करते हैं। क्लियर? अब देख लो। तो भाई अब क्या करेंगे हम लोग? तो भाई रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, ठीक है। ये देखो तुमको बताया गया था, देखो ये एंगल कितना है, 60 हो जाएगा ना ये एंगल भी तो 60 हो जाएगा ना बाबू, है कि नहीं? तुमको बताया गया था कि जब भी कोई दो वेक्टर पता रहेगा, अगर कोई दो वेक्टर दिया हुआ रहे, ठीक है, और दोनों के बीच अगर एंगल पता रहे, तो उस कंडीशन में रिजल्टेंट निकाला जाता है। तो अगर हम एफ आर निकालेंगे भाई, है ना, रिजल्टेंट फोर्स अगर यहाँ पे निकालते हैं, अब बताओ रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा, बताओ। एफ आर इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर कितना, सबसे पहला तो हो जाएगा एफ सी ए का स्क्वायर, है कि नहीं? फिर क्या होगा, एफ सी बी का स्क्वायर, और फिर क्या होगा भाई, 2 FCA इंटू FCB इंटू कॉस 60 डिग्री। क्लियर? ये तरीका होता है रिजल्टेंट निकालने का, है कि नहीं? अब देख लो, आप सबको फोर्स पता ही होगा। अगर एफ आर का वैल्यू का बात करेंगे ना, कितना होगा बताओ। चलो एफ आर के लिए अगर हम बात करते हैं भाई, है ना, देखो इस डाटा को ना यहाँ पे हम लाते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो ये इसको हम यहाँ लाते हैं, ठीक है। देखो इसको यहीं पे सोल्व कर रहे हैं, है कि नहीं? ध्यान दो। अब देख लो भाई, अगर हमको निकालना है, देखो ये हमका रिजल्टेंट फोर्स है हमारा, ठीक है। तो अगर हमको इसको सॉल्व करना है बाबू, तो बताओ एफ सी ए, अब बताओ सी और ए के बीच कितना फोर्स लगेगा बताओ। फार्मूला क्या होगा, के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू बाई आर स्क्वायर। डायरेक्टली, है कि नहीं? तो कितना हो जाएगा, के इंटू, देख लो ये हो जाएगा कितना, के इंटू क्यू वन क्यू टू। अब क्यू वन देखो दोनों का चार्ज तो सेम ही है ना, तो 2 × 10⁻⁶ बाई, और देखो यहाँ पे दोनों के बीच का डिस्टेंस, सुनो चार्ज अभी हम जो है ना, देख लो चार्ज का वैल्यू बाद में बैठा देंगे लास्ट में, है कि नहीं? सब चार्ज तो सेम ही ना है, तो सबका चार्ज का सेम ही वैल्यू मान लेते हैं, क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, है ना। क्यू इंटू क्यू है ना, क्यू इंटू क्यू बाई एल स्क्वायर, ठीक है। ये मान लेते हैं चार्ज सबका क्यू है और डिस्टेंस एल मान लेते हैं, ठीक है। और लास्ट में हम डिस्टेंस का वैल्यू बैठाएंगे, ठीक है भाई। चलो तो इसका स्क्वायर हो गया, अब प्लस में ये भी हो जाएगा, के इंटू कितना, क्यू इंटू क्यू बाई कितना, एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? अब प्लस कितना हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा कितना, के इंटू क्यू बाई एल स्क्वायर इंटू क्यू बाई कितना, एल स्क्वायर। कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। क्लियर है भाई? चलो आगे ध्यान दो, सुनोगे? तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे ना, सुनोगे, ये रिजल्टेंट फोर्स है यहाँ पे, जब सॉल्व करेंगे इसको बाबू, तो कितना आएगा बताओ। जब तीनों को सॉल्व करोगे ना, तो ये हो जाएगा कितना, 3 × के इंटू क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देख लो, देखो यहाँ पे कॉस 60 है, यहाँ पे देखो दोनों को जब हम, सुनो देख लो यहाँ पे, देखो आगे में 2 लगा रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 लगा हुआ है, ठीक है भाई, यहाँ पे छूट गया था, ठीक है, यहाँ पे 2 लगा हुआ है। तो सुनो 2 से 2 तो कैंसिल ना हो गया, है कि नहीं? तो जब देखो ये टर्म और ये टर्म तीनों सेम ही टर्म है, देख लो तीनों सेम टर्म है कि नहीं, है ना। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी हो जाएगा के इंटू क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ये भी के इंटू क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ये भी के इंटू क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर है कि नहीं? तो जब देखो तीनों सेम ही टर्म है, तो तीनों को जब हम लोग यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे भाई, तो कितना आएगा बताओ। ये हो जाएगा कितना, √3 इंटू के इंटू क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, है ना। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, होल स्क्वायर तो यहाँ पर है, तो रूट के अंदर होल स्क्वायर है, तो रूट से बाहर निकल के तो होल स्क्वायर हट जाएगा ना यहाँ पे। अब यहाँ से एफ आर कितना आ गया बताओ, रिजल्टेंट फोर्स अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.732 इंटू, और के का वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁻⁹ इंटू, और क्यू कितना है, 2 × 10⁻⁻6 का स्क्वायर। देख लीजिए यही चार तो दिया गया था, देख लो यही तो चार दिया हुआ था, ठीक है। 2 × 10⁻⁶, है ना। तीनों को क्यू मान लिए थे, इसको भी क्यू मान लिए, इसको भी क्यू में, इसको भी क्यू मान लिए, क्योंकि तीनों पे चार सेम ही था। अब देखो डिस्टेंस जो है ना, इसका डिस्टेंस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर।
तो यहाँ पर होता 5 सेंटीमीटर को एल मान लिए, एल कितना मान लिए 5 सेंटीमीटर, है कि नहीं। इसको लिख सकते हैं 5 गुना 10⁻⁻2 मीटर। क्लियर। तो जहां एल था वहां पर क्या पुट करेंगे 5 इंटू 10⁻²मीटर, और जहां पे क्यू माने तो वहां पर क्या पुट करेंगे 2 इंटू 10⁻6 कूलम, है कि नहीं। तो जब भाई इसको सॉल्व करोगे तुम, अब कितना आएगा बताओ, ये तो हो जाएगा कितना, एल स्क्वायर है, कितना हो जाएगा 5 इंटू 10⁻²2 का स्क्वायर। एल का वैल्यू तो 5 इंटू 10⁻2 था। अब जब इसको तुम सॉल्व करोगे ना, तो रिजल्टेंट फोर्स हमारा कितना आएगा भाई 1.732 इंटू 9 इंटू 10⁻9 इंटू, ध्यान दो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻6 इंटू 2 इंटू 10⁻6 और डिवाइडेड बाई कितना, और 5 इंटू 10⁻2 इंटू 5 इंटू 10⁻2। ठीक है। और सबको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे बाबू, ध्यान दो इधर। तो ये हो जाएगा आपका कितना, एफ आर इज इक्वल टू, है ना, 1.732 इंटू 9 इंटू 2 इंटू कितना 2 इंटू -6 -12 और 9, तो -3 बचेगा ना ऊपर में। अब देख लो नीचे कितना बचा भाई, तो ये हो जाएगा आपका 25, ठीक है, ये 25 हो गया, है कि नहीं। और इंटू देख लो डिवाइड में कितना है -2 और -2, -4 हो गया। क्लियर। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तब कितना आएगा बताओ। देख लो सबको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो थोड़ा सा तो सीखना पड़ेगा, है कि नहीं, कैलकुलेशन जो है ना हमको सीखना पड़ेगा। थोड़ा सा मोबाइल दीजिए, तो मोबाइल दीजिए थोड़ा सा, देख लो कैलकुलेटर निकली, कैलकुलेटर है। चलो आगे ध्यान दो, सुनोगे। जब यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे इसको तो कितना आएगा 1.732 इंटू 9 इंटू 4, ठीक है, 62, और डिवाइड कितना करेंगे 25। ये हो जाएगा बाबू, देख लो ये हो जाएगा हमारा कितना, देख लो ये जो डाटा आ रहा है ना, ये आ जा रहा है 2.49, चलो इतना आ जा रहा है, ठीक है। और इंटू 10⁻³ ऊपर में था, ऊपर जाके ही तो 1 बचेगा ना भाई, -3 से ऊपर जाके 1 बचेगा। इसको हम लिख सकते हैं कितना, सुनो 24.9, देख लो 24 पॉइंट कितना 9 न्यूटन लिख सकते हैं, है कि नहीं। चलो ये हो जाएगा हमारा आंसर 24.9 न्यूटन, अप्रोक्सीमेटली यही हमारा आंसर आएगा, है कि नहीं। क्योंकि जब सुनो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, यहाँ पे सुन लो, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 2.49 में अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24.9 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसका आंसर कितना आ रहा है, थोड़ा आंसर देख लेते हैं भाई। इसका जो आंसर है ना, हाँ बिल्कुल देखो सही आंसर है, 24.94 न्यूटन आ रहा था। क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने का यही तरीका है भाई, जब भी हमको इस तरह का क्वेश्चन बनाना रहेगा ना, तो दो चार्ज को रेस्ट में मान लेंगे, ठीक है, और ये दोनों के चलते इस पर रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, है कि नहीं। ये हमारा तरकीब होता है बनाने का। क्लियर है भाई। देख लो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अगर मान लो कि कोई, सुनो इस तरह का हमारा एक और क्वेश्चन आता है, मान लो कि कोई रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है, और वहाँ पर एक चार्ज को फिक्स मानना है, बाकी 3 चार्ज के कारण फोर्स निकालना है, वो भी हो सकता है, एग्जाम में पूछ सकता है कि नहीं। तो ये सब क्वेश्चंस आते हैं बार बार, ठीक है। मेंस में तो बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन जो है ना मेंस में बहुत बार पूछा है भाई, और नीट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग से ये बनेगा, है कि नहीं, तुम लोग इसको बनाओगे। पहले सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, सारे क्वेश्चंस को बनाते जाना है, ठीक है। और इस तरह से हम लोग बारी बारी से सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे, ठीक है। देख लो अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुन लो ये क्वेश्चन है भाई, ये 8 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्कुल ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, आसानी क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा समझने वाला है। क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लो, सुनोगे। क्वेश्चन कह रहा है ना बाबू कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज है, ठीक है, देख लो 2 पॉइंट चार्ज है भाई, और पहला चार्ज है 3 माइक्रोकूलम और दूसरा चार्ज है -3 माइक्रोकूलम, ठीक है, लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। देख लो ध्यान दो, सुनोगे। और हमारे पास देख लो ये 2 पॉइंट ले रहे हैं हम लोग, ए बी पॉइंट ले रहे हैं, पॉइंट का नाम क्या है ए बी। देख लो ये हमारे पास, ये आपका एक पॉइंट ए है और ये आपका एक पॉइंट बी है। क्लियर। ए बी है ना, ए बी 2 पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है भाई। और ए पे जो चार्ज है ना,
देख लो ए पे चार्ज दिया हुआ है 3 माइक्रोकूलम, यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है 3 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे चार्ज कितना है, बी पे चार्ज कितना है बताओ, -3 माइक्रोकूलम चार्ज है। ठीक है भाई। अब देख लो, इसके बीच में एक सेंटर है ओ, है कि नहीं। और सुनो, हमको ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और ओ के बारे में कहा गया है कि मिड पॉइंट है। टोटल डिस्टेंस इसका जो है ना 20 सेंटीमीटर दिया गया। देख लो ये टोटल डिस्टेंस जो है इसका, ये 20 सेंटीमीटर है। क्लियर। देख लो ये 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दिया गया है दो चार्ज के बीच, है कि नहीं। चलो आगे ध्यान दो। अब आपको पता है कि ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और ये भी कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये मिड पॉइंट है ना, ये ओ जो है एक मिड पॉइंट है। तो आपको पता है कि मिड पॉइंट जो है ना, ये लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो ये 10 10 कन्वर्ट हो गया। ओ पे हमको निकालना है, सुनो ओ पे हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने क्या किया ना, ओ पॉइंट जहाँ पे फील्ड निकालना रहेगा ना, वहाँ पर हम, सुनो वहाँ पर हम Q0 चार्ज रख देते हैं, या तो 1 कूलम चार्ज रखते हैं। ठीक है, हम देखो डिफिनीशन हम पढ़े थे कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई 1 कूलम चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अगर हमको कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, जिस पॉइंट पे हमको फील्ड निकालना है, तो वहां पर हम 1 कूलम चार्ज को रख देते हैं, है कि नहीं। और जो 1 कूलम चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ना भाई, वही फील्ड कहलाएगा, वही इंटेंसिटी कहलाएगा, है कि नहीं। अब तुम बताओ, देखो ये ओ पॉइंट पे 1 कूलम चार्ज रखा हुआ है, तो ये बताओ इसके चलते जो इस पर इंटेंसिटी होगा, अट्रैक्शन का रिपल्सन। आपको पता है कि ये प्लस और ये भी प्लस, तो प्लस प्लस में रिपल्सन होता है, तो ये जो है ना इसको रिपेल करेगा। ठीक है, देख लो ये इसके चलते जो फोर्स होगा, ये इसको रिपेल करेगा। देख लो ये रिपेल करेगा इसको, ठीक है। इसका नाम होगा FOA। मतलब ओ पर जो फोर्स होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का बात हो रहा है ना। हाँ देख लो एक बात और, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन दोनों का सेम ही होता है। जो फील्ड का होगा डायरेक्शन, वो फोर्स का होगा, है कि नहीं। इसका नाम होगा EOA। देख लो EOA, EOA का मतलब क्या हुआ भाई, EOA का मतलब क्या हुआ ना, कि ओ पॉइंट पे फील्ड है ए के कारण। देख लो इसका नाम हो गया EOA। EOA का जो डायरेक्शन है ना, ये हो जाएगा रिपेल करेगा। क्लियर। अब देख लो, अब ये जो आपका बी पॉइंट है ना, सुन लो भाई इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। अब देख लो ये तो बी पॉइंट है ना, देख लो थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा और फिगर को थोड़ा सा क्लियर करते हैं, ठीक है। देख लीजिएगा, तो भाई सुनो, ए पॉइंट के चलते ओ पर डायरेक्शन इधर जाएगा, और बी के कारण भी डायरेक्शन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ये -4 था और ये प्लस है, तो ये हो जाएगा EOB, और ये हो जाएगा EOA। क्लियर। मतलब ओ पॉइंट पे ए के कारण फील्ड रिपेल करेगा, और ओ पॉइंट पे बी के कारण फील्ड अट्रैक्ट करेगा। मतलब यहाँ से सीधा सीधी मतलब हो गया ना, कि हम देखो दो फील्ड जो है ना, दोनों सेम डायरेक्शन में है कि नहीं। तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में है भाई, तो अगर हम, सुनो हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुनो क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ओ लाइन ज्वाइनिंग AB टू चार्जेस। सुनो, हमको ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कहाँ पे निकालना है भाई, ओ पे निकालना है, ठीक है। सो और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ, एट पॉइंट ओ, अगर हमको ओ पे फील्ड निकालना है ना, तो ओ पे फील्ड मान लेते हैं E है, ठीक है। तो E का वैल्यू कितना होगा बताओ। E इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, पहला तो हो जाएगा EOA, और प्लस कितना EOB। बिकॉज ओ पॉइंट पे जो फील्ड है ना, ए के कारण और बी के कारण ना भाई, तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, है कि नहीं। अब सेम डायरेक्शन जब है, तो दोनों एक दूसरे को ऐड कर देगा, ऐड अप हो जाएगा, है कि नहीं। जब दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम होता है ना, तो रिजल्टेंट के लिए ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला अप्लाई करेंगे और रिजल्ट आएगा हमारा। क्या फार्मूला होता है, 1/4πε0 Q/r²। अब बताओ, जो सुनो ए के कारण ओ पर निकालना था फील्ड, तो ए पर चार्ज कितना है, 3 कूलम है, तो 3 × 10⁻⁶ हो जाएगा, है कि नहीं। और बाई R²। अब बता दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, 10 सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर को चेंज करेंगे, देख लो। तो R का जो वैल्यू है ना ये दोनों के बीच, ये हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर। 0.1 क्यों किए भाई, क्योंकि यहाँ पे जो है ना 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। क्लियर। अब प्लस में जब इसको भी सोल्व करोगे ना, तो 1/4πε0, है कि नहीं। और कितना हो जाएगा, 3 × 10⁻⁶, अब बाई कितना 0.1 का स्क्वायर।
बिकॉज हमको यहाँ फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है। सुन लो, डायरेक्शन से मतलब नहीं है, डायरेक्शन तो हम दिखाई दिए कि दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, है कि नहीं। और जब दोनों को सॉल्व करोगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, है कि नहीं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा बताओ, अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड को सॉल्व करेंगे ना हम लोग, तो कितना आएगा, देखिए ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ तो दोनों में कॉमन है भाई। सुनो, सब कुछ एक दूसरे में कॉमन है, देख लो सब कुछ कॉमन है, टोटल चीज कॉमन है। हम चाहेंगे तो इसका रिजल्ट निकालने के लिए ना 2 × 1/4 इट्स चला नोट कर सकते हैं, और ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁶ और बाई कितना 0.1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। देख लो, बस कुछ नहीं करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पूरा रिजल्ट निकल जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि दोनों का दोनों डाटा सेम है। देख लो, दोनों डाटा अगर सेम होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 × 9 × 10⁻⁹ है ना, और इंटू 3 × 10⁻⁻6 बाई कितना 0.1 × 0.1 हो गया। देखो पॉइंट से यहाँ पर कैंसिल हो गया, ऊपर में कितना चला गया 10 × 10, है कि नहीं। ध्यान देना भाई, सुनो, अब जब इसको सॉल्व करेंगे ना हम लोग, अब बताओ इसको सॉल्व करने पर रिजल्ट कितना आएगा बताओ, बताओ यहाँ से रिजल्ट कितना आएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा बताइए। ये हो जाएगा कितना, ई इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो सबको, 9 ये हो जाएगा आपका 18 × 3 54 हो जाएगा, ठीक है। और 54 इंटू और माइनस, सुनो, -6 9 3 बचेगा, यहाँ पर 9 में से -6 जाएगा तो 3 बचेगा, और 3 में से 2 ऐड करेंगे तो 5 बच जाएगा, 10⁻5 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे ना, देखो हमारा आंसर कैसे आता है, देख लो, जब भी हम आंसर लाएंगे ना तो हमको साइंटिफिक डिजिट में लाना है आंसर। साइंटिफिक डिजिट क्या होता है, तो भाई जो हमारा डाटा दिया रहेगा ना उसमें 1 डिजिट के बाद हमको डेसिमल देना है, 1 डिजिट के बाद डेसिमल देंगे ना वो साइंटिफिक कहलाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो, अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल दे सकते हैं, इंटू 10 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, है कि नहीं। तो इस कंडीशन में जो है ना हमारा देख लो वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, ये हो जाएगा कितना 5.4 × 10⁻6 न्यूटन। क्लियर, दिस इज द आंसर, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का यही तरीका हो गया, है कि नहीं, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है। क्लियर भाई। चलो, ये तो इसमें तो एक क्वेश्चन था, है कि नहीं, इसमें एक और क्वेश्चन है भाई, देख लो एक और क्वेश्चन क्या करा है ना, इफ द नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 इंटू इतना कूलम। देख लो, ये तो हमारा एक आंसर आ गया, ये एक आंसर आया। बी क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुन लो, बी बस थोड़ा सा हिंट कर दे रहे हैं, ठीक है। बी में कह रहा है कि भाई चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज पता है, देख लो नेगेटिव चार्ज कितना है भाई, नेगेटिव टेस्ट चार्ज पता है, ध्यान दो, ये चार्ज का वैल्यू कितना है भाई, तो 1 पॉइंट कितना -1.5 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, है कि नहीं। और सुनो, और हमको फोर्स निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो गया 5.4 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम, ये तो हमको फील्ड अभी पता हो गया, अभी तुरंत निकाले थे हम लोग। इसलिए फोर्स निकालेंगे तो कितना आएगा, क्यू ई आ जाएगा, कितना आएगा क्यू ई, याद करो फार्मूला पढ़े हम लोग, क्यू ई होता है कि नहीं, फोर्स के लिए फार्मूला क्यू ई होता है, याद करो भाई। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो हमारा आंसर आएगा, बताओ हमारा आंसर कितना आ रहा है, देख लो, दूसरा का आंसर आ रहा है 8.1 इंटू 10⁻³ न्यूटन, और पहला का आ रहा था 5.4 इंटू 10⁻6 न्यूटन, है ना। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, देख लो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये जो आपका फोर्स है ना मैग्नीट्यूड के फॉर्म में दे रहा है, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करो 1.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू 5.4 इंटू 10⁻ कितना 6, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1.5 इंटू 5.4 कितना आता है, देख लो भाई, पता चला। ये तो मोबाइल, मोबाइल कहाँ रख दी, 1.5 इंटू 5.4 8.1 आ गया, देख लो 8.1 इंटू 10⁻³ न्यूटन, दिस इज द फोर्स। क्लियर, देख लो ये जो फोर्स लाए ना हम लोग, ये बी क्वेश्चन का आंसर था, देख लो ये जो आंसर आया ना भाई, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर बी, ठीक है। और ये जो आंसर आया था ना, ये क्वेश्चन नंबर ए का आंसर था, ठीक है। उसमें से ना 2 क्वेश्चंस था भाई, दोनों का आंसर देख लो यहाँ पे लिखा हुआ था, है कि नहीं। ये दोनों क्वेश्चंस को आप बना सकते हो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, बड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन था, है कि नहीं। चलो आगे ध्यान दो, सुनोगे, बस देख लो भाई एक क्वेश्चन और है, ठीक है।
टोटल 10 क्वेश्चंस का यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। देख लो, अब यहाँ पर क्या कर रहा है ना भाई, देखोगे करा ना कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये फ्लक्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है ना भाई, एक सिलेंडर है जिसका रेडियस आर है, लेंथ एल है, प्लेस्ड इन फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देख लो, ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं। और यहाँ पर एक सिलेंडर रखा हुआ है, देख लो, ये एक सिलेंडर यहाँ पे रख दिया गया है। क्लियर सही है कि नहीं। अब देख लो, है कि नहीं, इस सिलेंडर का लेंथ एल दिया हुआ है और इसका रेडियस आर है। क्लियर। अब देख लो, तो भाई अगर हमको यहाँ पे फ्लक्स निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, तो इस सिलेंडर को छोड़, देखो इसका, आपको पता है कि किसी भी सिलेंडर में 3 तरह के सरफेस होते हैं, है ना। 2 होते हैं प्लेन सरफेस और एक होता है क्या, कर्व सरफेस। जैसे आपका ये सिलेंडर है ना, जैसे मान लो कि हमारे पास एक सिलेंडर है, देख लो ये हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है। तो सिलेंडर में देखो ये एक प्लेन सरफेस है और ये भी प्लेन है, ठीक है, ये भी प्लेन और ये भी प्लेन, 2 प्लेन सरफेसेज होते हैं। और ये बीच का सरफेस कर्व होता है कि नहीं। ये कर्व सरफेस होगा और बीच 2 साइड का सरफेस प्लेन होगा। और हमको इसी के लिए फ्लक्स निकालना है, ठीक है भाई। तो देखो, फ्लक्स निकालने के लिए फार्मूला का यूज करेंगे। देख लो, सबसे पहले अगर हम इस सरफेस का बात करेंगे, देख लो इस सरफेस के लिए जो डीएस है ना, ये आउटवर्ड नॉर्मल हो जाएगा। देख लो, इसके लिए डीएस इधर चला जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए डीएस वेक्टर किधर चला जाएगा, आउटवर्ड नॉर्मल, है कि नहीं। जो डीएस का डायरेक्शन जो होता है ना, आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस, सबको पता होगा, है कि नहीं। अब इसके लिए डीएस निकालेंगे ना तो ये चला जाएगा इधर, है कि नहीं। कोई दिक्कत, तो ये देखो इसका फील्ड इधर ही है कि नहीं। देख लो भाई, यही कंसेप्ट है इसका। अगर किसी सिलेंडर को, देख लो सिलेंडर जो है ना रखा हुआ है एक्सिस के यूनिट, सुन लो, एक्सिस के पैरेलल है। ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उसके पैरेलल एक सिलेंडर रखा हुआ है। और आपको पता है कि सिलेंडर में 3 तरह के सरफेस होते हैं, है कि नहीं। ये हो गया पहला सरफेस, दूसरा सरफेस, तीसरा सरफेस। देख लो, ये हो गया पहला सरफेस, दूसरा सरफेस और तीसरा सरफेस। पहला सरफेस प्लेन, ये भी प्लेन, और ये बीच वाला कर्व होता है, देख लो ये कर्व है कि नहीं। तो भाई हमको फ्लक्स निकालना है बाबू। बताओ, फ्लक्स के लिए फार्मूला क्या पढ़े थे हम लोग। फ्लक्स के लिए फार्मूला जो होता है ना, देख लो, फ्लक्स के लिए अगर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो टोटल फ्लक्स बराबर हो जाएगा कितना, पहला का फ्लक्स प्लस दूसरा का फ्लक्स प्लस तीसरा का फ्लक्स। तीनों का फ्लक्स जोड़ना पड़ेगा ना हमको। पहला प्लेन सरफेस है, सुनो, दूसरा कर्व और तीसरा प्लेन है। अब बताओ, इसके लिए फ्लक्स निकालेंगे, पहला के लिए तो कितना हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है फ्लक्स का, ई डॉट डी एस। ये पहला का हो गया, ठीक है, प्लस में दूसरा कितना हो जाएगा, ई डॉट डी एस, है कि नहीं। यही तो फ्लक्स का फार्मूला होता है बाबू। और तीसरा कितना हो जाएगा, ई डॉट डी एस। सुन लो, यानी हमको, सुनो, ये सिलेंडर अगर रखा हुआ है किसी फील्ड के पैरेलल लाइंस, पैरेलल में है, ये फील्ड हो गया, उसी के पैरेलल एक सिलेंडर रखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है ना, कि सिलेंडर में जितने भी सरफेसेज होते हैं ना, हम टोटल सरफेसेज को क्या करेंगे ना, ध्यान दो, जितने भी सिलेंडर में सरफेसेज होते हैं भाई, टोटल सरफेसेज में एक स्मॉल एरिया मान लेंगे, हम लोग कंसिडर कर लेंगे, वो स्मॉल एरिया डीएस हो जाएगा, है कि नहीं। तो पहले देख लो, यहाँ पर देखो, ये पहला सरफेस, दूसरा सरफेस, ये दूसरा, ये तीसरा है। इसमें भी डीएस, इसमें भी डीएस, इसमें भी डीएस, क्योंकि जब हम फ्लक्स निकालते हैं तो डीएस का जरूरत पड़ता है कि नहीं। डीएस क्या होता है भाई, एक स्मॉल एरिया होता है, ठीक है, उसको एरिया वेक्टर कहा जाता है। और डीएस जो है ना, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। और डीएस का जो डायरेक्शन है ना, आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस होता है। जैसे अगर इधर का डीएस का बात करेंगे तो इसके आउटवर्ड नॉर्मल इधर हो जाएगा, इधर का डीएस का बात करेंगे तो आउटवर्ड नॉर्मल इधर हो जाएगा, और इधर का डीएस का बात करेंगे तो आउटवर्ड नॉर्मल ऊपर चला जाएगा, है कि नहीं। अब बताओ, जब इसको ब्रेक करेंगे हम लोग भाई, जब ब्रेक करेंगे इसको तो ई डी एस कॉस थीटा पर ब्रेक होगा ही। हम पढ़े थे फार्मूला ए डॉट बी, ए डॉट बी का फार्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, है कि नहीं। तो इसको जब ब्रेक करेंगे ना पहला को, तो ये हो जाएगा ई डी एस कॉस। अब बताओ, पहला में देख लो, ये देख लो, पहला यही है, पहला हमारा जो सरफेस है यही सरफेस है। देख लो, इस पहला सरफेस का जब बात किया जाएगा तो इसका डीएस तो इधर हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड
देखो इधर है आगे की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आगे है और डीएस इसका पीछे है, देख लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डीएस कितना एंगल बनाएगा? दो वेक्टर अगर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है ना, तो उसके बीच एंगल 180 बनता है कि नहीं? तो यहाँ पे कितना एंगल बनेगा भाई? cos 180। क्लियर? प्लस में देख लो। अब देख लो दूसरा सरफेस का बात कर रहे हैं, देखो ये दूसरा सरफेस का बात कर रहा है, ध्यान दो। अब दूसरा सरफेस का जब बात करेंगे हम लोग, तो बताओ दूसरा सरफेस के लिए क्या होगा बताओ? ये हो जाएगा आपका कितना? ई डी एस कॉस कितना? 90। आपको पता है कि दूसरा सरफेस के लिए फील्ड आगे की ओर है और इसका डीएस ऊपर है, देख लो। तो ई और डीएस के बीच कितना एंगल बनेगा? 90 बनेगा ना यहाँ पे, क्योंकि सुनो डीएस तो ऊपर है, एरिया वेक्टर इसका जो है एकदम परपेंडिकुलर ऊपर, देख लो, और इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की ओर है, तो यहाँ पर 90 एंगल बन गया है कि नहीं? दूसरा सरफेस के लिए हो गया। अब प्लस में जब तीसरा का बात करेंगे ना बाबू, तो तीसरा में कितना बनेगा बताओ? तीसरा के लिए कितना हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाता है क्या? ई डी एस कितना? देख लो यहाँ पर हम लोग चाहेंगे तो क्लोज साइन नहीं लगाएंगे, ठीक है? क्लोज साइन कहाँ लगता है? गॉस लॉ में, है कि नहीं? यहाँ पे तो गॉस लॉ का बात हो नहीं रहा है, फ्लक्स निकालना है खाली, ठीक है? देख लो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ई डी एस कॉस 0 डिग्री। क्योंकि देख लो, क्योंकि भाई डीएस और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, इस तीसरा सरफेस के लिए दोनों एंगल्स, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो एंगल 0 हो गया, है कि नहीं? अब यहीं से हमारा रिजल्ट आ जाएगा, देख लो ध्यान दो। तो पहला का जब बात करेंगे तो ई इंटू एस इंटू कॉस 180 की वैल्यू -1, और प्लस ये देखो 90 है तो 0 हो जाएगा, और प्लस में देखो ई इंटू डी एस का इंटीग्रेशन एस हो जाता है ना, इंटू कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ से देख लो ये हो जाएगा ई एस, है ना, और माइनस, तो माइनस में हो गया या प्लस में, ये ई एस हो गया, ठीक है? तो ये देखो दोनों का दोनों कैंसिल होकर आंसर कितना आ गया? 0 आ गया। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 था ना बाबू, तो 9 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है ना, ये हो जाएगा कितना? 0। देख लो, दिस इज द 0 आंसर, देख लो ये आपका 0 आंसर आएगा। और बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है? तो ये क्वेश्चन का यूज बहुत ज़्यादा होता है गॉसेज लॉ में, है कि नहीं? चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें भाई? ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन। देखो हम लोग जो सेशन करने वाले हैं ना, तो 10-10 क्वेश्चन का सेट में करेंगे, ठीक है ना? अभी तो कुछ क्वेश्चन हम बनाएंगे भाई, इसके बाद हम लोग कुछ लाइव क्लासेस देंगे, है कि नहीं? लाइव क्लासेस के माध्यम से सारे बच्चों को ना न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए सिखाया जाएगा भाई, न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं, है कि नहीं? अगर कोई बच्चा यहाँ से चाहेगा ना, तो बेहतर बेहतर न्यूमेरिकल्स बना सकता है, बेहतर बेहतर कंसेप्ट, थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी अगर कुछ बेहतर है तो वो भी मैं इंक्लूड करूँगा, है कि नहीं? और बस मकसद एक ही है कि बच्चे जो है ना एकदम एग्जाम्स के लिए तैयार हो जाए, है कि नहीं? ये 1 साल के अंदर तक अगर मतलब हम लोग पढ़ेंगे ना लगातार, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस अगर बनाएंगे भाई, पहले तो अभी सीख रहे हैं हम लोग कैसे कैसे बनता है, इसके बाद धीरे धीरे अपना स्पीड को और भी बढ़ाते जाएंगे, है कि नहीं? और स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो एकदम बूस्ट कर जाएगा, है कि नहीं? एकदम प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। 1 साल में हम लोग को एकदम प्रिपेयर्ड हो जाना है नीट के लिए और मेंस के लिए। क्लियर? देख लो इधर अगला क्वेश्चन, देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, तो बिल्कुल कोई भी बना देगा, है कि नहीं? फोर्स दिया हुआ है भाई, और यहाँ पर हमको एन निकालना है, ठीक है? देख लो फोर्स दिया हुआ है कितना? एफ इज इक्वल टू के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू, ठीक है? और आर का पावर एन हो गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, है कि नहीं? और देखो फोर्स का फॉर्मूला हमको पहले से पता था, के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू बाई आर स्क्वायर, इसी को लिख सकते हैं आर के पावर -2, है कि नहीं? बाई आर स्क्वायर करेंगे तो ऊपर जाके -2 हो जाएगा ना। अब दोनों को इक्वेट करेंगे, ठीक है? इक्वेट फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है? जब दोनों को इक्वेट करोगे ना भाई, तो क्या रिजल्ट आएगा बताओ? इक्वेट करने का तरीका क्या होता है भाई? देख लो, जब देखो फोर्स से फोर्स कैंसिल, के से के कैंसिल, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल, यानी आर के पावर एन इज इक्वल टू आर के पावर -2 आ गया, इसलिए एन कितना आ गया बताओ? -2 आ जाएगा, ठीक है? तो दिस इज द आंसर, ठीक है? ये हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, इसको भी बना सकता था, है कि नहीं? क्लियर? तो भाई आज का सेशन हमारा इतना ही रहेगा, अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।